Hi everyone, I hope you all are well. Welcome to Right Guidance and Ambition. My name is Anjali. So इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ यूनिट 3 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की जो सीरीज़ है वो स्टार्ट करने वाली हूँ। इससे पहले मैं आपके साथ यूनिट 1 और यूनिट 2 के इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन्होंने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं उनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी सब्जेक्ट की वीडियोस अपलोड हो रही हैं आप लाइन वाइज देखो सो दैट आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। एंड आई प्रॉमिस विद इन अ 1 वीक आपके जितने भी पेंडिंग क्वेश्चंस है यूनिट 3 एंड 4 के उन पर वीडियोस अपलोड हो जाएंगी। डोंट वरी, मैं पूरा ट्राई कर रही हूँ जितना जल्दी हो सके आप तक वीडियोस पहुँच जाएँ। आई नो आपका एग्ज़ाम सबसे पहले पोल साइंस का ही है, सो मेरी तरफ से मैं ये आपको अश्योर कर रही हूँ विद इन अ 1 वीक आपके जो 10 to 12 क्वेश्चंस है यूनिट 3 एंड 4 के उन पर वीडियोस 100% मेरी तरफ से अपलोड हो जाएंगे। विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सो क्वेश्चन नंबर 9, डिस्कस कॉम्पोजिशन, फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ लोकसभा इन इंडिया। लोकसभा जो हमारा लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, उसके बारे में यहाँ पे हमने डिटेल में अब डिस्कस करना है। सबसे पहले आपने हेडिंग डालनी है कॉम्पोजिशन। फर्स्ट पॉइंट है आपका नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स हैं लोकसभा में। तो देखो नंबर जो है ना स्टार्टिंग से फिक्स नहीं है, टाइम टू टाइम हमने नंबर्स को ना चेंज कर दिया है अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड नीड ऑफ द कंट्री। 1973 के अंदर हमने 31st अमेंडमेंट की थी, यानी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर चेंज किया था और इस नंबर को हमने इंक्रीज़ कर दिया था 545 तक। अकॉर्डिंग टू 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट made in 1976, the number of the members of the Lok Sabha was fixed up to 2001. तो हमने यहाँ पे 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जो हमने की थी 1976 के अंदर कि ये जो नंबर है 545 ये फिक्स रहेगा 2001 तक। और ये जो 2001 तक हमने नंबर फिक्स किया था ना 545, ये अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन होता है। लोकसभा की जो सीटें होती हैं वो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होती हैं और जो हमने पॉपुलेशन का सेंसस यानी डाटा उठाया था वो 1971 वाले ईयर से उठाया था। दिस नंबर हैज़ बीन फ्रीज्ड टिल 2026। तो ये जो नंबर है 545 ये आपका सेम रहने वाला है 2026 तक और उसके बाद जो है पार्लियामेंट डिसाइड करेगी कि उन्हें नंबर इंक्रीज़ करना है और लोकसभा का अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन या फिर नहीं। बट एट प्रेजेंट कितनी सीट्स हैं लोकसभा की? 545। सेकेंड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट अमंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैज़ बीन मेड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। किस तरीके से सीट्स डिवाइड होंगी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के बीच में, ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग डिसाइड होगा उस एरिया के। द 1971 सेंसस हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द बेसिस। और पॉपुलेशन का जो बेसिस होगा कि जिस ईयर का हमने डाटा कलेक्ट किया है वो 1971 है। इन दिस वे स्टेट्स विद मोर पॉपुलेशन हैव मोर सीट्स एंड द स्टेट विद लेस पॉपुलेशन हैव लेस सीट्स। तो जिस स्टेट की ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वहाँ पे ज़्यादा सीट्स होंगी और जिस स्टेट की कम पॉपुलेशन होगी तो उस स्टेट की कम सीट्स होंगी लोकसभा के अंदर। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देके बताया कि यूपी की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है तो वहाँ पर 85 सीट्स है लोकसभा में, पंजाब से 13 सीट्स, हरियाणा से 10 एंड दिल्ली से 7 सीट्स एंड सो ऑन। इसी तरीके से हमने जितने भी हमारे स्टेट्स हैं और यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी सीट्स कैसे डिसाइड की हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। और जो डाटा हमने कलेक्ट किया है वो कौन सी ईयर का है? 1971 का। थर्ड पॉइंट है सीट्स फिक्स्ड अप टू 2026। Under the 42nd constitutional amendment, the number of the members of the Lok Sabha fixed on the basis of 1971 census will remain unchanged until 2026 AD। अब जैसे कि हमने ऊपर भी अभी डिस्कस कर लिया है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग जो सीट्स होंगी वो कितनी डिसाइड की हैं हमने? 545। और ये हमने कौन से ईयर के सेंसस से उठाया है? 1971 के। और ये जो 545 नंबर है ये फिक्स रहेगा 2026 तक, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। इट मीन्स द नंबर ऑफ द लोकसभा मेंबर्स विल रिमेन 545 एंड देयर विल बी नो इंक्रीज इन इट। फोर्थ पॉइंट है डायरेक्ट इलेक्शन। प्रोविजन हैज़ बीन मेड फॉर द डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ द लोकसभा मेंबर्स। तो जितने भी लोकसभा मेंबर्स होते हैं उनके लिए डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, यानी हम जिस भी पर्सन को वोट डालेंगे वो पर्सन डायरेक्टली रिप्रेजेंट करेंगे लोकसभा में। ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूएंसीज अकॉर्डिंग टू द सीट अलॉटेड टू द स्टेट। हर स्टेट की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं वो पहले से ही फिक्स्ड कर दी गई हैं। जैसे कि यूपी के अंदर 85 सीट्स है, यानी कि 85 कॉन्स्टिट्यूएंसीज होंगी और हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर डायरेक्टली इलेक्ट होगा लोकसभा में। तो ऐसे ही हर स्टेट की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है यानी एरिया है वो डिसाइड किया हुआ है, वहाँ से जितने भी मेंबर्स ने इलेक्ट होके आना है। कॉन्स्टिट्यूएंसीज इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स थ्रू डायरेक्ट वोटिंग। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो भी रिप्रेजेंटेटिव चूज़ किए जाएंगे वो डायरेक्टली चूज़ किए जाएंगे। मीन्स
हम लोग जिसे वोट देंगे वो डायरेक्टली जो है मेंबर बन जाएगा लोकसभा का और हमारी प्रॉब्लम्स वहाँ पर रेज करेगा। यानी कि यहाँ पर इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट वोटिंग है, ये याद रखना, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है। फिफ्थ पॉइंट है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज। इन द बिगिनिंग सम डबल नंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज वर एस्टैब्लिश्ड फॉर द लोकसभा, नाउ ओनली वन मेंबर इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी। स्टार्टिंग में क्या हुआ था इंडिया में कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से किसी एरिया से 2 मेंबर्स भी इलेक्ट होते थे, यानी कि 2 मेंबर्स उस एरिया को रिप्रेजेंट करेंगे लोकसभा में, बट बाद में इसे अमेंडमेंट कर चेंज कर दिया गया और अब सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही मेंबर जो है उस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि 85 मेंबर्स यूपी से रिप्रेजेंट करेंगे उस एरिया को लोकसभा के अंदर, और जो पंजाब है वहाँ से 13 मेंबर्स जो है रिप्रेजेंट करेंगे लोकसभा के अंदर, यानी 1 मेंबर 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी। 6th पॉइंट है रिजर्व्ड सीट। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सर्टेन सीट्स फॉर द मेंबर्स ऑफ different sections. In the beginning, this arrangement was made for a period of 10 years from the operation of the constitution, but this period has been increased from time to time. अब स्टार्टिंग में कॉन्स्टिट्यूशन से ही लिखा गया है कि जो लोकसभा की सीट्स होंगी उसको रिजर्व्ड रखा जाएगा, यानी कुछ सीटें जो रिजर्व हो जाएंगी पहले से ही कुछ डिफरेंट सेक्शंस के लिए, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और वुमेन के लिए। जो पीरियड था रिजर्वेशन का ये 10 ईयर्स का हुआ करता था स्टार्टिंग में, और बाद में इसे टाइम टू टाइम इंक्रीज भी किया गया है। और अगर हम एट प्रेजेंट बात करें तो लोकसभा के अंदर 85 सीट्स रिजर्व्ड है शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीट्स रिजर्व्ड है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए। तो यानी कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स यानी कि सीट्स पहले से ही रिजर्व करके रखना कुछ सेक्शन ऑफ डिफरेंट पीपल के लिए, ताकि वो इक्वली रिप्रेजेंट कर सके अपने लोगों की प्रॉब्लम्स को लोकसभा में। 7th पॉइंट है एडल्ट फ्रेंचाइज। द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा आर डायरेक्टली इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी जितने भी मेंबर्स होंगे लोकसभा के वो एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग चूज़ किए जाएंगे, उन्हें वोट डाला जाएगा। यानी कि जो भी 18 और 18 से ऊपर होगा इंडिया में वो इन मेंबर्स को वोट दे सकता है। एवरी सिटीजन हु इज़ 18 एंड अबव हैज़ द राइट टू वोट विदाउट एनी डिस्टिंक्शन ऑफ कास्ट, रिलीजन, कलर एंड जेंडर। आप किसी भी जाति के हो, धर्म के हो, जेंडर के हो, आप वोट देकर इन लोगों को चूज़ कर सकते हो। बस उसके लिए एक कंडीशन है कि आपका जो वोटर लिस्ट है उसमें नाम होना चाहिए एज अ वोटर कि आप इंडिया में रहते हो और आप जो है उन पर्सन्स को वोट दे सकते हो। 8th पॉइंट है जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम। इन द लोकसभा इलेक्शन द जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम इज अडॉप्टेड। द पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कास्ट कैन वोट जॉइंटली। सो लोकसभा के लिए जब भी वोट डाले जाएंगे उसमें जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम को अपनाया जाएगा, जिसमें लोग किसी भी कास्ट के हों वो जॉइंटली वोट दे सकते हैं। आप किसी भी कास्ट के पर्सन हो तो आप पहली बात तो वहाँ पर इलेक्शन में खड़े हो सकते हो लोकसभा की सीट के लिए, और किसी भी धर्म के लोग या कास्ट के लोग आपको वोट भी डाल सकते हैं वहाँ का मेंबर बनने के लिए। द कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम बेस्ड ऑन द रिप्रेजेंटेशन टू डिफरेंट कास्ट एंड कम्युनिटीज वॉज अबॉलिश्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया। पहले के टाइम में ब्रिटिशर्स ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था, उसको बोलते थे कम्युनल इलेक्टोरेट, कि सिर्फ जाति के नाम पर वोट डाले जाएंगे, यानी कि अपने जाति के पर्सन को ही आप वोट दे सकते हो, किसी और कास्ट के पर्सन को आप वोट नहीं दे पाओगे। इससे इंडिया वीक हो रहा था। तो जैसे ही इंडिया फ्री हुआ इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इंडिया में जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम के अकॉर्डिंग वोट पड़ेंगे, यानी कि आप किसी भी कास्ट के पर्सन हो, अगर आपको इलेक्शन में खड़े होना है तो आप किसी भी एरिया से खड़े हो सकते हो, यानी उसका पार्ट बन सकते हो, और आप किसी भी कास्ट के आप वोट भी डाल सकते हो। यानी कि यहाँ पे जॉइंट इलेक्टोरल सिस्टम हमने स्टार्ट किया और जो कम्युनल इलेक्टोरल सिस्टम था इसको इंडियन गवर्नमेंट ने अबॉलिश कर दिया। 9th पॉइंट है क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा का मेंबर बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए? सबसे पहले आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। सेकेंड पॉइंट है हिज एज शुड नॉट बी बिलो 25 ईयर्स, यानी कि आप 25 ईयर्स के कंप्लीट होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ही शुड पोजेसेस ऑल द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब बाय द पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट संसद ने जो भी आपकी क्वालिफिकेशन की लिस्ट जारी की है जिसके अकॉर्डिंग आप मेंबर बन सकते हो, वो सारी क्वालिटीज़ और सारी क्वालिफिकेशन आपके अंदर होनी चाहिए, तब आप एलिजिबल होते हो मेंबर बनने के लिए। पॉइंट है डिसक्वालिफिकेशन, कि किन ग्राउंड्स पर आपको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है लोकसभा से। सबसे पहला पॉइंट है ही शुड नॉट बी होल्डिंग द ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। जब आप मेंबर हो लोकसभा के तो आप कोई भी और ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते हो, ना ही राज्य ना ही केंद्र सरकार में, आप सिर्फ वहीं पे मेंबर होने चाहिए। आप किसी कंपनी के शेयर होल्ड भी नहीं खरीद सकते हो, यानी कोई प्राइवेट बिजनेस भी अलग से प्रॉफिट के लिए नहीं कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट है ही शुड नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड एंड क्रिमिनल, यानी कि आप मेंटली इल नहीं होने चाहिए और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है ही शुड नॉट हैव डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल फॉर द मेंबरशिप ऑफ द लोकसभा बाय द पार्लियामेंट और बाय एनी कोर्ट। तो यानी कि जब आप लोकसभा के मेंबर बन रहे हो तो उससे पहले जो पार्लियामेंट की एक लिस्ट होती है कि इसके
अकॉर्डिंग आप मेंबर बन सकते हो। तो पार्लियामेंट ने पहले से आपको डिस्क्वालीफाई या इनएलिजिबल ना किया हो, या किसी कोर्ट ने आपको इनएलिजिबल ना किया हो, अगर ऐसा नहीं है तो आप आराम से लोकसभा के मेंबर जो है बन सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है टेन्योर। द टेन्योर ऑफ द लोकसभा इज़ फॉर 5 ईयर्स, की लोकसभा के मेंबर जो है आप कितने टाइम तक बन सकते हो, 5 साल के बाद। उसके बाद जो है दोबारा से इलेक्शन होंगे लोकसभा के। With the 42nd Constitutional Amendment 1979, this term was extended to 6 year. 42nd Constitutional Amendment हमने की थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो ये टाइम पीरियड है ये हमने 6 ईयर्स का जो था वो कर दिया था। बट 44 अमेंडमेंट जो हमने 1979 में की, उसमें दोबारा से हमने जो इसका टेन्योर है वो 5 ईयर्स का कर दिया। On the advice of the PM, the President can dissolve the Lok Sabha before 5 years. 5 साल कंप्लीट होने से पहले भी लोकसभा को बंद किया जा सकता है, और वो कौन करेगा, प्रेसिडेंट। और किसकी एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऐसा करेंगे, पीएम की एडवाइस पर लोकसभा को जो है थोड़े टाइम के लिए स्थगित यानी बंद किया जा सकता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी द टर्म ऑफ द लोकसभा कैन बी एक्सटेंडेड ऑल्सो। अगर कभी इंडिया में इमरजेंसी लगी हो तो लोकसभा का जो टर्म है वो 5 ईयर से ज़्यादा एक्सटेंड किया जा सकता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड दिस टर्म बाय 1 ईयर एट अ टाइम बाय पासिंग लॉ। तो इमरजेंसी के दौरान लोकसभा का जो टेन्योर है वो 5 साल से कितने टाइम तक इंक्रीज हो सकता है, सिर्फ 1 साल तक ही इंक्रीज कर सकते हैं, वो भी नया कानून बनाकर हमें ऐसा करना पड़ेगा। बट आफ्टर द इमरजेंसी द पार्लियामेंट कैन नॉट एक्सटेंड द टर्म फॉर द मोर देन 6 मंथ। और जैसे ही इमरजेंसी खत्म हो जाएगी इंडिया के अंदर तो पार्लियामेंट इसको सिर्फ 6 महीने के लिए ही एक्सटेंड कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। कि जैसे ही इमरजेंसी खत्म होगी तो उसके 6 महीने तक तो वो एक्सटेंड कर सकते हैं, बट उसके बाद दोबारा से इलेक्शन करवाने पड़ेंगे और न्यू मेंबर्स जो है वो लोकसभा के मेंबर्स बनेंगे और उसकी मीटिंग्स को स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सेशंस। द प्रेसिडेंट कैन कन्वीन द सेशन ऑफ द लोकसभा वेन एवर एंड वेयर एवर ही वॉन्ट्स, बट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज़ एसेंशियल दैट देयर शुड नॉट बी अ गैप ऑफ मोर देन 6 months बिटवीन द प्रीवियस सेशन एंड द न्यू सेशन। इन दिस वे 2 sessions in a year are essential. सो यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है कभी भी मीटिंग रख सकते हैं लोकसभा की जब वो चाहें, जब भी वो उनको लगे कोई इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो नेशनल इम्पॉर्टेंस रखता है तो वो समन भेज सकते हैं मेंबर्स को उसकी मीटिंग का। यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये मेंशन है कि जो पुराना लास्ट सेशन हुआ है यानी प्रीवियस सेशन है और जो न्यू सेशन है इन दोनों के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, यानी कि साल में 2 सेशन यानी 2 मीटिंग्स तो लोकसभा की कंपलसरी हैं, उससे ज़्यादा हो सकती हैं अगर उन्हें लगता है ज़रूरत है कोई टॉपिक उन्हें डिस्कस करना है, बट 2 सेशंस होना इज़ कंपलसरी, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वरम। द क्वरम ऑफ द लोकसभा इज़ 1/10 ऑफ इट्स टोटल मेंबर्स। द 1/10 पार्ट ऑफ 545 वर्क आउट टू बी 54। क्वरम का मतलब है कम से कम कितने मेंबर होने चाहिए कि आप लोकसभा की जो मीटिंग है वो स्टार्ट कर पाओ। तो कॉन्स्टिट्यूशन में लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो कितने फिक्स्ड किए हुए हैं, 1/10 यानी जितने भी टोटल मेंबर्स हैं, टोटल कितने हैं 545। तो 545 का अगर 1/10 हम निकालें यानी उसको डिवाइड करें 10 से तो हमारे कितने मेंबर्स होने चाहिए, 54। अगर 54 मेंबर्स होंगे तभी मीटिंग आपकी स्टार्ट हो सकती है। सो एज लॉन्ग एज द क्वरम इज नॉट फुलफिल्ड द प्रोसीडिंग ऑफ द लोकसभा कांट स्टार्ट। नेक्स्ट आपने हेडिंग डालनी है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द लोकसभा। फर्स्ट पॉइंट है लेजिस्लेटिव पावर। द प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ द लोकसभा इज टू मेक लॉज। मेन काम क्या है लोकसभा का, कानून बनाना इंडिया के लिए। इट कैन मेक लॉज ऑन ऑल दो सब्जेक्ट विच फॉल इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। केंद्र सरकार के दायरे के अंदर जो भी टॉपिक हैं, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, उस पर लोकसभा जो है कानून बना सकती है। अंडर सर्टेन कंडीशन इट कैन मेक लॉज ऑन दो सब्जेक्ट ऑल्सो विच आर गिवन इन द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट वो लिस्ट है जिस पर स्टेट्स कानून बना सकती हैं, बट कुछ सर्टेन कंडीशन जैसे कि इंडिया में इमरजेंसी लगी हो या फिर कोई क्विक बेसिस पे हमने कोई डिसीजन लेना है, कोई नेचुरल डिजास्टर जैसी प्रॉब्लम आ गई है, तब भी लोकसभा के पास ये पावर होती है कि वो स्टेट लिस्ट के किसी भी टॉपिक पर कानून बना सकते हैं। An ordinary bill can be introduced in either house of the parliament, but it can become law only after it is approved by both the houses. देखो कोई भी बिल यानी कि आप कोई चीज़ चेंज लाना चाह रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कोई नया कानून बनाना है तो सबसे पहले बिल पेश किया जाता है। तो आप बिल देखो किसी भी हाउस में पेश कर सकते हो, कहीं से भी उसकी प्रोसीडिंग उसकी वोटिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट वो बिल तभी पास माना जाएगा यानी एक्ट तभी बन पाएगा अगर उस पर दोनों हाउसेस जो है मेजॉरिटी से उसको पास करवाएंगे। यानी जब तक लोकसभा के मेंबर्स उस बिल को मेजॉरिटी से पास नहीं करते हैं वो एक्ट नहीं बन पाएगा। इफ एनी डिफरेंस स्टार्ट बिटवीन द लोकसभा एंड द राज्यसभा एंड द डिफरेंस इज नॉट रिजॉल्व फॉर 6 months, द प्रेसिडेंट कॉल्स अ जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस।
अगर किसी भी मुद्दे पे लोकसभा जो लोअर हाउस है, राज्यसभा जो अपर हाउस है, इन दोनों हाउसेस में क्लैशेस हो जाते हैं और मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाती है और 6 महीने तक टाइम जो है ऐसे ही चलता रहता है, तो फिर उस कंडीशन में प्रेसिडेंट जो है इन दोनों हाउसेस की जॉइंट मीटिंग रखवा सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है फाइनेंशियल पावर्स। द लोकसभा कंट्रोल द नेशनल फाइनेंसेस। लोकसभा यानी कि जो हमारा लोअर हाउस है वो ही पूरे इंडिया के जो फाइनेंसेस है, जो बजट है, उसको कंट्रोल करते हैं। बजट एंड फाइनेंशियल बिल्स आर फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा ओनली। अगर कोई भी बिल हम लेके जाते हैं, हमारे कंट्री का बजट हो चाहे फाइनेंसेस से रिलेटेड हो, सबसे पहले वो बिल जो है लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। आफ्टर द बजट एंड द फाइनेंशियल बिल्स आर पास्ड बाय द लोकसभा, दे आर सेंट फॉर देयर सजेशन टू द राज्यसभा। अगर लोकसभा किसी भी फाइनेंशियल बिल या बजट को पास कर देते हैं, तभी वो अप्रूवल के लिए जो है राज्यसभा के पास जाएगा। यानी फाइनेंशियल पावर जो है लोकसभा की बहुत ज़्यादा है राज्यसभा से। राज्यसभा कैन कीप अ फाइनेंशियल बिल विद इट ओनली फॉर 14 डेज। कि राज्यसभा जो है अपने पास फाइनेंशियल बिल सिर्फ 14 दिन के लिए ही रोक सकते हैं अगर वो उससे असहमत है। इससे ज़्यादा वो उसे डिले नहीं करवा सकते। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 14 डेज सेंड टू द प्रेसिडेंट फॉर हिज कंसेंट। और जैसे ही 14 डेज कंप्लीट होंगे, वो जो बिल है उन्हें वो सेंड करना पड़ेगा प्रेसिडेंट को उनके अप्रूवल के लिए। द प्रेसिडेंट कांट रिफ्यूज टू साइन देम बिकॉज दे आर मूव्ड इन द लोकसभा विद हिज प्रायर अप्रूवल। अब प्रेसिडेंट उस बिल पर साइन करने से मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो जो फाइनेंशियल बिल लोकसभा में पेश किया गया था वो प्रेसिडेंट की सहमति से ही पेश किया जाता है। तो अगर लोकसभा ने उसे पास करके भेजा है तो प्रेसिडेंट को उस पर सिग्नेचर करने ही पड़ेंगे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। सो बेसिकली फाइनेंशियल पावर्स जो होती है वो लोकसभा की बहुत हायर रहती हैं, राज्यसभा से भी और प्रेसिडेंट से भी। इस पॉइंट है एग्जेक्टिव पावर्स। द लोकसभा कंट्रोल द एग्जेक्टिव। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी इन द लोकसभा। अब एग्जेक्टिव कौन होते हैं? जो किसी भी बिल पर सिग्नेचर कर उसको एक्ट बनाते हैं, किसी भी कानून को लागू करवाते हैं। तो लोकसभा एग्जेक्टिव्स पर पूरा कंट्रोल रखती है। हमारे मेन जो एग्जेक्टिव वो प्राइम मिनिस्टर है, उनके कैबिनेट है। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लोकसभा की जो मेजॉरिटी पार्टी है, जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं लोकसभा के अंदर, वही पार्टी जो है अपना प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर करती है। और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वो लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के लोकसभा में। अगर कॉन्स्टिट्यूशनली हम बात करें, जो कैबिनेट होती है, प्राइम मिनिस्टर के साथ 25 से 26 लोग होते हैं उसी पार्टी के, इंडिया के लिए लॉज जो है इम्प्लीमेंट करवाते हैं। अब यहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि जो कैबिनेट होती है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है। यानी कि अगर कोई एक पॉलिसी आती है और वो गलत होती है तो उसके लिए पूरी की पूरी कैबिनेट और प्राइम मिनिस्टर को उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है और वो आंसरेबल होते हैं लोकसभा के मेंबर्स को। कैबिनेट कॉन्टिन्यूज टू बी इन पावर टिल इट एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स। तो कैबिनेट मेंबर्स तब तक बने रह सकते हैं अपनी सीट पे जब तक लोकसभा में उनकी पार्टी की मेजॉरिटी है। तो तब तक वो लोग जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स अपने उस पर सीट पे काम कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं इंडिया के लिए। The moment it loses the confidence of the majority, the cabinet has to decide। जैसे ही लोकसभा में उनकी पार्टी की मेजॉरिटी चली जाएगी, यानी कि उनके पार्टी के लोग या तो छोड़कर दूसरी पार्टी में चले जाएंगे या उनकी पार्टी की पॉपुलैरिटी कम होगी, तो उस कंडीशन में जैसे ही उनका नो कॉन्फिडेंस बिल पास होगा, उनके पार्टी के मेंबर कम होंगे, तो उस कंडीशन में जितने भी कैबिनेट मेंबर्स हैं 25 से 26, उन सबको रिज़ाइन करना पड़ेगा, क्योंकि वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा को। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो एग्जेक्टिव लोग हैं, जो साइन कर रहे हैं किसी भी बिल को, एक्ट बना रहे हैं, पूरे इंडिया में लागू करवा रहे हैं, उन पर पूरा कंट्रोल है लोकसभा का। द मिनिस्टर्स ऑफ द लोकसभा कंट्रोल द मिनिस्टर्स बाय आस्किंग देम क्वेश्चन। इसके अलावा अगर कोई नई पॉलिसी लेके आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, कोई नया कानून लाते हैं, तो उसके लिए भी लोकसभा के मेंबर्स जो है ना क्वेश्चनिंग पूछ सकते हैं और उन्हें जो है उस चीज़ का रिप्लाई देना पड़ेगा लोकसभा के मेंबर्स को। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है जुडिशियल पावर्स। द लोकसभा जॉइंटली विद द राज्यसभा कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीच करना यानी कि उनकी पोस्ट से उन्हें हटा देना, तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जो है वोटिंग देकर ये डिसाइड करते हैं। अगर मेजॉरिटी से ये वोट डल जाते हैं कि प्रेसिडेंट ने गलत किया है तो उनको इम्पीच किया जाता है, यानी कि उनकी पोस्ट से हटाया जाता है। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों मेंबर्स जो हैं जॉइंटली ये डिसीजन लेते हैं। वन हाउस ब्रिंग्स चार्जेस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट एंड द अदर इन्वेस्टिगेट देम। किसी भी एक हाउस में जो है उनके खिलाफ चार्जेस लगाए जा सकते हैं, यानी कि बिल पेश किया जा सकता है। दूसरा हाउस जो होता है उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकसभा में बिल आता है प्रेसिडेंट के अगेंस्ट और उस पर जो है इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? राज्यसभा के मेंबर्स।
and if the charges are passed by 2/3 majority in both the houses separately, the president is removed from the office. अगर दोनों हाउसेस में अलग अलग मेजॉरिटी के साथ ये पास हो जाता है बिल कि जो प्रेसिडेंट के खिलाफ चार्जेस लगे हैं वो बिल्कुल सही है, तो प्रेसिडेंट को रिमूव कर दिया जाता है उनके ऑफिस से. The proceeding to remove the vice president by impeachment has to be initiated in the राज्य सभा. अगर वाइस प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो तो उनकी जो प्रोसीडिंग है, जो उनका जो फर्स्ट स्टेप है वो कहाँ से स्टार्ट होगा? राज्यसभा से. If the Rajya Sabha passes the resolution of charges by absolute majority of its total member, then the Lok Sabha approves of it. Vice President is removed from the office. Vice President को रिमूव करने के लिए सबसे पहले बिल पेश होगा वो कहाँ होगा? राज्यसभा में. अगर राज्यसभा वाले उसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से पास कर देते हैं कि चार्जेस बिल्कुल सही हैं जो वाइस प्रेसिडेंट के खिलाफ लगे हैं, तो बिल कहाँ जाएगा? लोकसभा में. फिर लोकसभा वाले भी अगर उसे पास कर देते हैं मेजॉरिटी से, तब जो है फाइनली वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव किया जा सकता है. सो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर इम्पीच करने के लिए, यानी कि चाहे प्रेसिडेंट हो चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो, दोनों को ही हटाने के लिए उनकी सीट से लोकसभा के मेंबर्स की जो मेजॉरिटी है वो ज़रूरी होती है. द लोकसभा एंड द राज्यसभा कैन जॉइंटली इम्पीच द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट फॉर द चार्जेस ब्रॉट अगेंस्ट देम. इसके अलावा जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ये जजेस को भी रिमूव कर सकते हैं. जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस होते हैं, इनको भी इम्पीच किया जाता है, यानी कि इनके लिए वोट डाले जाते हैं. अगर वोट मेजॉरिटी के साथ आ जाते हैं तो इन जजेस को भी रिमूव किया जा सकता है उनकी पोस्ट से. नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट है कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स. द लोकसभा जॉइंटली विद द राज्यसभा कैन पास द रेजोल्यूशन ऑफ अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन. द रेजोल्यूशन ऑफ अमेंडमेंट कैन बी मूव्ड इन आइदर ऑफ द हाउस, बट इट शुड बी पास सेपरेटली इन बोथ द हाउसेस बाय एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ द टोटल मेंबर्स एंड 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर्स. यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि लोकसभा के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं, बट उसके लिए उन्हें राज्यसभा के मेंबर्स से भी कंसल्ट करना पड़ेगा. यानी दोनों हाउसेस मिलकर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस कर सकते हैं, बट उसके लिए उन्हें क्या चाहिए कि दोनों हाउसेस में वो बिल पास होना चाहिए 2/3 मेजॉरिटी जो टोटल मेंबर्स वहाँ पे प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग. The Lok Sabha jointly with the Rajya Sabha can change certain constitutional articles by simple majority. और कुछ ऐसे भी आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जिसमें सिंपल मेजॉरिटी के साथ उसे चेंज किया जा सकता है. These articles relate to inclusion of the new state in the India. जिसमें सिंपल मेजॉरिटी से आप कर सकते हो चेंजेस. वो कौन कौन से एग्जाम्पल लिखे हुए हैं यहाँ पे? इंक्लूजन ऑफ न्यू स्टेट, कि अगर आपने किसी न्यू स्टेट को ऐड करना है इंडिया में. फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय डिलिमिटिंग द एग्जिस्टिंग स्टेट, किसी बनी हुई स्टेट की जो बाउंड्री है उसको कम कर उसमें से एक या दो स्टेट्स और बनानी है. जैसे कि लास्ट 2014 के अंदर हमने आंध्र प्रदेश को डिवाइड कर उसमें से एक तेलंगाना स्टेट भी बनाई थी, उसको डीलिमिट किया था. चेंज इन द नेम्स ऑफ द स्टेट, किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है. ऑल्सो चेंज इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट, यानी कि उनकी जो एरिया है जहाँ तक उनका लॉस एप्लीकेबल होंगे या उनकी पावर जहाँ तक चलेगी उसकी जुरिस्डिक्शन भी डिसाइड कर सकते हैं लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर. सो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अगर कोई भी चेंज करना है उसको अमेंडमेंट कहते हैं, तो लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर मिलकर जो है उसमें चेंज कर सकते हैं. लास्ट 6 पॉइंट है इमरजेंसी पावर्स. द लोकसभा जॉइंटली विद द राज्यसभा कैन अप्रूव और डिसअप्रूव द इमरजेंसी प्रोविजंस मेड बाय द प्रेसिडेंट. इंडिया में इमरजेंसी जो है सिर्फ प्रेसिडेंट लगा सकते हैं प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर. तो अगर प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी लगाते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा वाले मेंबर्स जो हैं जॉइंटली इसे अप्रूव भी कर सकते हैं कि इमरजेंसी इंडिया में लग सकती है, या फिर इसे डिसअप्रूव भी कर सकते हैं. आफ्टर रिसीविंग द अप्रूवल ऑफ बोथ द हाउसेस द पीरियड ऑफ द इमरजेंसी कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 1 ईयर. अगर दोनों हाउस अप्रूवल दे देते हैं प्रेसिडेंट के इमरजेंसी वाले बिल को, तो इंडिया में इमरजेंसी लग सकती है 1 ईयर के लिए. ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी द पार्लियामेंट बाय लॉ कैन एक्सटेंड द टर्म ऑफ द लोकसभा बाय 1 ईयर. और उस दौरान अगर लोकसभा का जो टर्म है वो 5 साल का कंप्लीट हो चुका है, तो उस कंडीशन में नए इलेक्शन नहीं होंगे लोकसभा के, तो लोकसभा की टर्म जो है उसको भी 1 साल तक बढ़ा दिया जाएगा. बट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द इमरजेंसी द टर्म कांट बी एक्सटेंडेड फॉर मोर देन 6 मंथ. और जैसे ही इमरजेंसी इंडिया में ख़त्म होगी तो जो लोकसभा की जो एक्सटेंशन है वो सिर्फ 6 महीने तक हो सकती है. इमरजेंसी ख़त्म होगी उसके बाद इंडिया में इलेक्शन करवाए जाएंगे लोकसभा के, और दोबारा से न्यू मेंबर्स जो है वो मीटिंग स्टार्ट करेंगे लोकसभा की. तो इमरजेंसी पावर लगाने की पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है, प्रेसिडेंट के पास, बट उसका अप्रूवल जो है वो लोकसभा और राज्यसभा वाले देंगे. और इमरजेंसी कितने टाइम तक लगा सकते हैं? सिर्फ 1 ईयर तक. और उस दौरान जो है लोकसभा का टाइम
पीरियड जो है वो 1 ईयर तक इंक्रीज किया जा सकता है। नाउ एंड में कंक्लूजन 4 to 5 लाइन्स एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट द कंक्लूजन इन द एंड। इससे आपका आंसर जो है कंक्लूड हो जाएगा। कोई भी इंपॉर्टेंट लाइंस जो हमने पूरे क्वेश्चन में डिस्कस की हैं आप एंड में लिख सकते हो। इन केस आपको लाइंस नहीं पता लगेंगी, मैंने आपके लिए यहाँ लाइंस लिख दी हैं, आप यहाँ से रीड कर लेना, बट कंक्लूजन लिखना है इज मस्ट। आई होप you will find this video informative and helpful. If you have any doubt related to this video or syllabus, please comment below. Share this video with your friends and subscribe the channel so that you will get the notification on time. All the best achievers. Have a nice day.